गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1 रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा। ये लेसन नंबर 1 का 13वां वीडियो है। इसमें पढ़ेंगे हम डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। इससे पहले हमने पढ़े रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम 4 होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है और गैलोसेक का आयतन संबंधित नियम है। ये चारों नियम मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं भाई, ठीक है। वीडियो देख लेना आप, इससे पहले वाला वीडियो देख लेना और कुछ भी समझ नहीं आता कमेंट कर देना या फिर आप व्हाट्सएप पर डाल देना क्वेश्चन लिखकर या फिर कॉल कर लेना आप, ठीक है भाई। तो अब पढ़ेंगे हम डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। के रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। आकार, आकृति और द्रव्यमान संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु भी विभिन्न तत्वों में उपस्थित परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं और इनके रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होते हैं। दो परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन उनका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है भाई। जबकि अणु है उसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। समझ लो इसे। परमाणु का डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत 1808 में सर डाल्टन ने दिया था इसे। सर जॉन डाल्टन, इनका पूरा नाम है सर जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन ने दिया था। उन्होंने क्या कहा इस सिद्धांत में? उन्होंने कहा भाई प्रकृति में पाए जाने वाला वह सूक्ष्म कण सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका विभाजन संभव नहीं है, जिसका विभाजन संभव नहीं है, क्या कहलाता भाई? परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। ये आपको मैं पहले भी इसी लेसन में जनरल केमिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाई वहाँ पर भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको।
डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि परमाणु में, जब मैंने आपको पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि प्रकृति में पाए जाने वाला वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका विभाजन संभव नहीं है परमाणु कहलाता है, अर्थात अविभाज्य कण क्या कहलाता है भाई? परमाणु कहलाता है। अविभाज्य कण क्या कहलाता है भाई? परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और इन्होंने सन 1808 में कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की जिन्हें परमाणुवाद, कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की जिन्हें परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं, जिन्हें परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु देखो भाई, कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? पदार्थ, पहला मुख्य बिंदु पदार्थ, सूक्ष्म कण से पदार्थ, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परमाणु कहते हैं। दूसरा क्या है भाई? एक ही तत्वों में उपस्थित सभी परमाणु समान होते हैं। सभी परमाणु समान होते हैं भाई। जैसे आपके पास में तत्व हाइड्रोजन है, समझ लो इसे। डेफिनेशन मुख्य बिंदु के साथ साथ आपको प्रत्येक बिंदु क्लियर कर देता हूं। देखो उन्होंने क्या कहा है कि एक ही तत्व में उपस्थित सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे आपके पास में हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन तत्व है, यह हाइड्रोजन तत्व आपकी आवर्त सारणी में उपस्थित है। हाइड्रोजन तत्व में सभी परमाणु किसके होंगे भाई? हाइड्रोजन के होंगे। सभी परमाणु किसके होंगे भाई? हाइड्रोजन के ही होंगे। यहां पर यह नहीं होगा कि हाइड्रोजन में हीलियम का परमाणु हो सकता है, नहीं। यानी एक ही तत्व में उपस्थित सभी परमाणु क्या रहेंगे भाई? समान रहेंगे। और इनके आकार, आकृति और द्रव्यमान संख्या भी समान होंगी, यानी रासायनिक गुण भी समान होंगे इनके। देखो जैसे हीलियम तत्व है, हीलियम तत्व में सभी परमाणु किसके होंगे भाई? हीलियम के होंगे। किसके होंगे भाई? हीलियम के होंगे। यानी आवर्त सारणी में आपके 118 तत्वों में उपस्थित सभी परमाणु उसी तत्व के होंगे जो तत्व उपस्थित है। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तत्व में सभी परमाणु किसके होंगे भाई? हाइड्रोजन के होंगे। हीलियम में सभी परमाणु हीलियम के होंगे। सोडियम में सभी परमाणु किसके होंगे भाई? सोडियम के होंगे। सभी परमाणु किसके होंगे भाई? सोडियम के होंगे। और मैग्नीशियम में भी सभी, मैग्नीशियम तत्व में उपस्थित सभी परमाणु किसके होंगे भाई? मैग्नीशियम के होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन में उपस्थित सभी परमाणु किसके होंगे भाई? ऑक्सीजन के होंगे। समझ आया आपको? यानी एक ही तत्व में उपस्थित सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात ये रासायनिक गुण में समान होंगे, अर्थात इनका रासायनिक गुण भी समान होंगे। जैसे आकार, आकृति और द्रव्यमान संख्या समान होंगी इनकी। आगे बात सुनिए आपको, ठीक है? तो आगे देखो नंबर 3, भिन्न भिन्न तत्वों में उपस्थित सभी भिन्न तत्वों में उपस्थित
भिन्न भिन्न तत्वों में उपस्थित परमाणु भी भिन्न भिन्न होंगे, इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे, इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर भाई। नंबर 4, दो परमाणु आपस में संयोग कर अणु बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अणु पढ़ाया था जब मैंने आपको जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनाते हैं भाई, अणु, हाइड्रोजन का अणु बना। इसी तरह ऑक्सीजन संयोग कर क्या बना भाई, ऑक्सीजन का अणु बना। इसी तरह नाइट्रोजन से संयोग कर नाइट्रोजन का अणु बना। तो समझ आ गया होगा भाई आपको कि दो परमाणु आपस में संयोग कर अणु बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपकी एक बात और क्लियर कर दूं, सोचने की बात है। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई अणु बनते क्यों हैं, इस बात को आप समझ लो कि अणु क्यों बनते हैं। समझो इसे। आपको पता है कि कोई भी परमाणु है उसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अधिकांश परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बहुत कम ही परमाणु हैं जिनका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे हम बात करते हैं कि दो परमाणु आपस में संयोग कर अणु बनाते हैं। अब अणु बनते क्यों हैं, सोचने की बात है। क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि अणु बनते क्यों हैं। जैसे आप कहोगे सर कि हाइड्रोजन ने क्रिया की, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन संयोग किया तो हाइड्रोजन का अणु बना। क्या बना भाई, हाइड्रोजन का अणु बना। तो आपको ये बात समझनी है यहाँ पर, और ये लेसन नंबर 4 में भी रासायनिक बंध में हम पढ़ेंगे इसे कि अणु का निर्माण क्यों होता है। अणु का निर्माण होता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। कोई भी परमाणु स्थायी होना चाहता है परमाणु। अब स्थायी होने के लिए क्या करना होगा, उसको उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करना होगा उसे। अब उत्कृष्ट गैस जैसे विन्यास कब प्राप्त होगा उसे, या तो वो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। आपको पता है कि हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1, यानी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम देखते हैं तो 1s1। इसके प्रथम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन 1s1। अब ये हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी परमाणु संरचना हम देखते हैं तो इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके अंतिम कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे हीलियम के जैसे विन्यास प्राप्त करने के लिए, यानी आपको पता है कि हीलियम क्या है भाई, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2। आपको पता है कि हीलियम है जो उत्कृष्ट गैस है, वर्ग नंबर 18 में होती है। हीलियम कौन से वर्ग में उपस्थित होती है, वर्ग नंबर 18 में होती है। यानी जितनी भी उत्कृष्ट गैस हैं सब कहाँ पर है भाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन कहाँ पर है भाई, ये वर्ग 18 में है। ये सभी क्या हैं, उत्कृष्ट गैस हैं। ये उत्कृष्ट गैस टोटल कितनी है भाई, 6 हैं। उत्कृष्ट गैस कितनी है भाई, 6। हीलियम भी उनमें से एक है। कोई भी परमाणु अपने समकक्ष यानी अपने आवर्त में उपस्थित या उससे पहले उपस्थित उत्कृष्ट गैस जैसे विन्यास प्राप्त करने चाहते हैं वो, या हम कहें कि कोई भी परमाणु है वो उत्कृष्ट गैस जैसे विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अब उत्कृष्ट गैस जैसे विन्यास कब प्राप्त होगा उनको, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग दें या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, अब ये हाइड्रोजन है, इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे दिखा दूं,
यह हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है। यह हाइड्रोजन इस दूसरे हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 2। इसका विन्यास उत्कृष्ट हो गया यानी हीलियम के समान हो गया। इसका विन्यास भी किसके समान हो गया? हीलियम के समान हो गया। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है उसी प्रकार का बंध का निर्माण होता है। एक बंध जब बनता है संयोजक बंध, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और दूसरे का ये रहा, यानी एक संयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी यहाँ पर ये हाइड्रोजन बना और हाइड्रोजन का ये अणु बन गया। यानी हाइड्रोजन अपने दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा कर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। जब सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है तो अणु का निर्माण भी हो जाता है। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनता है भाई? हाइड्रोजन का अणु बन जाता है। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो इसका 1s2 2s2 2p4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 8। यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। देखो तो ये इसका नाभिक पहला कोष और ये दूसरा कोष। पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 हो गए। यानी इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ अब भी। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हम देखते हैं इधर देखो, ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा और ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हो रहा, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन संयोग करेगा तो क्या बना भाई? ऑक्सीजन का अणु बना। अब ये अणु कैसे बना? इधर देखो, ये ऑक्सीजन है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन रहे, इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य क्या बना? डबल बॉन्ड बना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य क्या बना भाई? डबल बॉन्ड बना। तो ये बना O2। यानी एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कैसे बंध से जुड़ा होता है? डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो समझ आ गया आपको कि 2 परमाणु आपस में संयोग कर अणु बनाते हैं। लेकिन अणु बनता क्यों है? अणु बनता है इलेक्ट्रॉन का साझा करने से, यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए, उस गैस जैसे विन्यास प्राप्त करने के लिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हाइड्रोजन का अणु बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ऑक्सीजन का अणु बनेगा, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन से संयोग करेगा तो नाइट्रोजन का योग का अणु बनेगा, नाइट्रोजन का अणु बनेगा। ठीक है भाई, समझ आ गया आपको? ठीक है, तो आगे देखो, आगे देखो नंबर 5, पांचवा बिंदु क्या है? पांचवा बिंदु है कि परमाणु परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन उसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है
या नहीं भी हो सकता है। समझ आया भाई कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन उसका प्रकृति में ही स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि भाई ज़्यादातर परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी कुछ ही परमाणु हैं जिनका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है। लेकिन नंबर 6 छठा जो बिंदु ये है कि अणु का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है। अब डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? भाई पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका विभाजन संभव नहीं है, यानी अविभाज्य कण क्या कहलाता है भाई? परमाणु कहलाता है। एक ही तत्व में उपस्थित सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात ये रासायनिक गुणों में भी समान होंगे, आकार, आकृति और द्रव्यमान संख्या भी समान होती है। समान होती है। ठीक है। विभिन्न तत्वों में उपस्थित परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। समझ आ गया आपको? ठीक है। दो परमाणु आपस में संयोग कर अणु बनाते हैं, यह आपको समझा चुका हूं कि दो परमाणु आपस में संयोग कर अणु क्यों बनाते हैं। ठीक है भाई। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन उसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे बात समझ में? ठीक है। आगे देखो, अणु का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणु का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, या तत्वों में उपस्थित परमाणु रासायनिक संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनते समय तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान सरल अनुपात में गुणित अनुपात में होता है। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, जो द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। आगे बात समझ में आपको? परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में डाल्टन के परमाणुवाद की कमियां। धन्यवाद भाई।